हाँ, तो देखें अब हम जो टॉपिक लेंगे वो है आंशिक रूप से भरे संधारित्र की धारिता। पहला वाला जो था वो हमने जो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ड्राइव किया है वो है संपूर्ण माध्यम में जब परावैद्युत भरा हुआ है। आंशिक रूप से मतलब ये हुआ कि उसके कुछ माध्यम में परावैद्युत है और कुछ माध्यम खाली है, वायु है। तो पहले बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आंशिक रूप से पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या हुआ। अब प्रश्न आया कि भाई हम इसकी धारिता कैसे निकालें। देखो, धारिता निकालने के लिए हमें विभवांतर ही पता होना चाहिए प्लेटों के मध्य। तो हमने कहा भाई विभवांतर का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू E इंटू डी, ये लगा दें। परंतु ये हम तब लगाते जब पूरी d दूरी में पूरी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी होती, जबकि सारे माध्यम में परावैद्युत हो या सारे माध्यम के बीच वायु हो। परंतु यहां ऐसा नहीं है, तो हम इकट्ठा नहीं लगा सकते V E इंटू डी। ई हम कौन सा यूज करें, परावैद्युत में या वायु वाला, ये क्वेश्चन आएगा। तो हम यहां पर सारा नहीं यूज करेंगे, तो हम अलग अलग निकालेंगे। वायु वाले स्थान के कारण जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो अलग, और परावैद्युत के कारण जो विभवांतर हुआ वो अलग। तो कैसे होगा देखेंगे। पहले हम परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा को Q अपॉन A लिखेंगे, तो E1 इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E2 इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये परावैद्युत में, ये वायु में। इसलिए प्लेटों के मध्य विभवांतर अब क्या करें, V बराबर E1, फॉर्मूला तो यही यूज होगा। E1 क्या है, परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परावैद्युत कितनी दूरी में है, T दूरी में, E1 इंटू T हो जाएगा, और प्लस E2 वायु इंटू D माइनस T। तो V हो गया E1 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A इंटू T प्लस E2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा। T अपॉन K माइनस प्लस D माइनस T। तो इस तरीके से विद्युत विभव का जो फॉर्मूला हमारे पास आया, इस केस में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A dt अपॉन K प्लस D माइनस T। ये ध्यान रखना बच्चों को, ये वाला स्टेप। अब इसलिए संधारित्र की धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A T अपॉन K प्लस D माइनस T। Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A न्यूमरेटर में गया, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इसको हम इस तरीके से लगे D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये हमारे पास आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि उसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। अब इसके हम डिफरेंट केसेस पर डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट, डिफरेंट केसेस पे डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट है कि इसकी प्लेटों मध्य विभिन्न परावैद्युत पट्टियां हैं। यदि प्लेटों के मध्य विभिन्न परावैद्युत पट्टियां आंशिक रूप से तो हैं, पर कई सारी हैं अलग अलग परावैद्युतांक की, विभिन्न परावैद्युत पट्टियां हैं,
तो उस समय फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस जितनी पट्टियां हैं सबको कर दो प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डैश डैश डैश। ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से विभिन्न पराविद्युत पट्टियां स्थित हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, यदि प्लेटों के मध्य संपूर्ण माध्यम में पराविद्युत पट्टियां स्थित हैं, संपूर्ण माध्यम में पराविद्युत पट्टी स्थित है, संपूर्ण माध्यम में विभिन्न पराविद्युत पट्टियां स्थित हैं, संपूर्ण माध्यम में विभिन्न पराविद्युत पट्टियां स्थित हैं, क्या हो जाएगा तब जब अगर संपूर्ण माध्यम में विभिन्न पराविद्युत पट्टियां होंगी पूरे माध्यम में भरी हुई है, तब इन सभी पट्टियों की चौड़ाइयों का जो योग है वो प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इस केस में D बराबर होगा T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 जितने भी हैं, तो इस प्रकार से C का जो फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डैश डैश डैश। ये C का फॉर्मूला हो गया। जबकि संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पट्टियां स्थित हैं, ये जब प्लेटों के मध्य विभिन्न माध्यमों में प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से विभिन्न परावैद्युत पट्टियां स्थित हैं, और अगर संपूर्ण परावैद्युत माध्यम में विभिन्न परावैद्युत पट्टियां स्थित हैं तो ये सूत्र हो जाएगा। केस 3 देखते हैं इसका। यदि धातु की प्लेट स्थित है आंशिक रूप से कोई धातु की प्लेट है, धातु का टुकड़ा है ये, तो धातु के लिए K बराबर होता है इंफिनिटिव, तो इसलिए C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन इंफिनिटिव, तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी। यदि संपूर्ण माध्यम में यदि आंशिक रूप से कोई धातु की प्लेट स्थित है तो उस समय जो धारिता होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी। केस 4 लेते हैं, कैसे ही लेते हैं केस 4। केस 4 है कि अगर मान लिया पूरे माध्यम में धातु की प्लेट स्थित है जो इसको टच कर रही है, या फिर एक तार भी तुमने जोड़ दिया दोनों प्लेटों को, यदि संपूर्ण माध्यम में धातु स्थित हो तो उस समय C इक्वल्स टू हो जाता है इन्फिनिटिव। के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से कर लें और क्या के का मान इन्फिनिटिव रखें तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित, इन्फिनिटिव का मतलब ये नहीं कि धारिता बहुत ज्यादा हो गई, इन्फिनिटिव का मतलब वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, हम इस बात को नहीं डिफाइन कर सकते। ये निकाय फिर संधारित्र की तरह व्यवहार ही नहीं करेगा, उस पर आवेश संचित ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी इस पर हम समझाएंगे, फिलहाल ये वाली बात है। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों केसेस में हो गई, जबकि आंशिक रूप से परावैद्युत भरा है और जब संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत भरा है।